ओके जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एजाइल एजाइल डेवलपमेंट का आज टॉपिक है। ठीक है। इसमें हमारे पास दो प्रोसेस मॉडल्स हैं, जिसमें से हम एक आज इंशाल्लाह करेंगे उसको, स्क्रम को, नहीं सॉरी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को। और दूसरा जो मॉडल है वो फिर हम उसको नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है। तो एजाइल के बारे में जैसे बताया था कि एजाइल इज बेस्ड ऑन सम वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। और वो वैल्यूज और वो प्रिंसिपल्स का मकसद बेसिकली ये था कि द रैपिड इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि हमें सॉफ्टवेयर क्विक फास्टली भी बनाना है। ठीक है। इंक्रीमेंट्स में भी बनाना है। और उसमें हमारे पास ये है मेन जो चीज़ की रिस्पांस टू चेंज, कि हम चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सके। तो चेंजेस को इजीली अडॉप्ट इस तरह से कर सकते हैं हम कि हमारी जो अप्रोच है वो ही इंक्रीमेंटल है। ठीक है। तो हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर तो बना नहीं रहे, हम कुछ यूनिट ऑफ फंक्शनैलिटी जो है उसको अचीव कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो अगर एक इटरेशन होती है और एक इटरेशन में हमारे पास कुछ वर्किंग मॉड्यूल कुछ बन गया और उसमें कुछ रह भी गया, तो नेक्स्ट इटरेशन में हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये एजाइल के बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ा। उस एजाइल की कुछ वैल्यूज को डिस्कस किया था कि ये सजेशंस हमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी बड़ी बड़ी, उनके जो मेन जो बंदे थे, सीईओ कह लिए, जो आप इसमें बैठे, तो उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरीज को शेयर किया कि मतलब हमारी सक्सेस की वजह क्या है। तो हर किसी ने अपनी अपनी कुछ प्रोसेसेस बताए। तो उन सब को कंबाइन करके जो चीज़ें सिमिलर थी, तो उसको एक एजाइल का नाम दिया गया है। ठीक है। तो एजाइल में कहते हैं कि जो फोकस है वो आपका इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शंस पे होना चाहिए, रादर देन के प्रोसेस एंड टूल्स। इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शन से क्या मतलब? इंडिविजुअल और इंटरेक्शन से मतलब ये है कि आपके पास, चूंकि हमने रैपिडली सॉफ्टवेयर बना के देना है, फास्ट सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो हमने एज अ टीम में काम करना है। तो ये इंडिविजुअल्स जो टीम है उसको लेट्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हमारा किसके साथ होना चाहिए? इंटरेक्शन हमारा स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, इसमें वो यूज़र एंड यूज़र भी आते हैं, इसमें आपके पास रिक्वायरमेंट वाला जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर, डिज़ाइनर, कोडर, टेस्टर, सारे इसमें आते हैं। वो इसलिए कि हम अब सॉफ्टवेयर एक गो में नहीं बना रहे, हम सॉफ्टवेयर इटरेशंस में बना रहे हैं। ठीक है। इटरेशन से मतलब कि पहली इटरेशन हुई, उसमें हमने कुछ वर्किंग सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया, उसने टेस्ट किया, ठीक है, यूज़ किया, और उसने हमें फीडबैक दिया। फिर हमने दूसरी इटरेशन में एक दूसरा मॉड्यूल हमने बना लिया। ठीक है। अब इटरेशंस कितनी होंगी, कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स पे। कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है उतनी ज़्यादा इटरेशन है। और टीम पे डिपेंड करता है, टीम हमारी कितनी है। तो हम शायद कुछ सॉफ्टवेयर हम 5-6 इटरेशन में बना रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हम ज़्यादा इटरेशन में बना लें। ठीक है। तो अभी हम इसका जब प्रोसेस मॉडल स्ट्रीम प्रोग्रामिंग देखेंगे, तो उसमें डिज़ाइन रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें जो प्रिंसिपल या वैल्यू ये थी कि वर्किंग सॉफ्टवेयर और कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम जो हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल से लाइक वाटरफॉल, तो उसमें हम जो डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा टाइम लगाते थे। कैसे लगाते थे कि लेट्स से हम पहले सारा रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया, ठीक है, उस पर टाइम लगा, उसके बाद हमने डिज़ाइन किया, फिर हम कोड पे आए। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी होगी, लेकिन डिटेल में नहीं होगी। और जो हमारा फोकस किस पे होगा? वर्किंग सॉफ्टवेयर पर। ठीक है। हमने हर इटरेशन में, वो इटरेशन लेट्स से 4 वीक्स का है या 2 मंथ्स का है, जितना भी डिपेंड कर रहा है इटरेशन पे, या 2 वीक्स का है, तो उस 2 वीक्स में हमें कोई वर्किंग फंक्शनैलिटी या कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ एक मॉड्यूल बना के कस्टमर को देना है। ठीक है। क्यों देना है? ताकि वो इतनी फंक्शनैलिटी को यूज़ करे और फिर हमें क्या दे? फीडबैक दे। तो अब आप देखो
कि जो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज में हम वो जो रिक्वायरमेंट के यूज केसेस बनाए और एक्टिविटीज बनाए और रिक्वायरमेंट्स पे हम इतना टाइम जो लगाते थे, तो अभी हम वो काम तो डिटेल से नहीं कर रहे, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स हमें कैप्चर कहाँ से हो रही है? कस्टमर के फीडबैक से। ठीक है। अच्छा, कस्टमर कोलैबोरेशन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम हमारा जो ये इसका काम करने का जो प्लान है वो यही है कि कुछ बना के कस्टमर को दो और कस्टमर से फीडबैक लो और उसकी बेसिस पे नेक्स्ट इटरेशन में वो चीज़ें उन चीज़ों को अकोमोडेट करो। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज और फॉलोइंग अ प्लान। अब आप देखो कि इसमें हम किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को लेके नहीं चल रहे। हम जो हमारी इटरेशंस है, हर इटरेशंस में हम कुछ बनाकर कस्टमर को देने की कोशिश करेंगे। कुछ बन जाए बोले और उसके बाद वो जो चेंजेस बताए वो नेक्स्ट इटरेशन में हम उसको अडॉप्ट कर लें। ठीक है। तो ये एजाइल की वैल्यूज थी। कुछ और प्रिंसिपल्स हैं इसी से मिलते जुलते। ठीक है। क्योंकि कुछ सिमिलरिटी इसलिए है कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ें बताई, तो उस वजह से ये कुछ चीज़ें आपको अगर इन प्रिंसिपल्स में भी देखो तो इसमें भी ये नंबर वन प्रिंसिपल में क्या गया? कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। तो डेफिनेटली कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर होगी। ठीक है। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, इसकी भी बात होगी कि हम इंक्रीमेंट्स में बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। पीपल नॉट प्रोसेस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारा ज़्यादा फोकस किसी स्पेसिफिक प्रोसेस पे नहीं है, बल्कि वो पीपल्स पर है। ठीक है। क्योंकि हम एज अ टीम काम कर रहे हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन कोलेब्रेशन ज़्यादा मैटर करता है। और एम्ब्रेस चेंज, चेंज को अडॉप्ट कर सके। और लास्ट वन जैसी एक जनरल सी बात है कि मेंटेन सिंपलिसिटी, की चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल करे। तो इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं, बस एक जनरल सी एक बात है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये तो लास्ट वीक भी ये हमने डिस्कस किया था। अब हम एक्चुअली आते हैं इसके प्रोसेस मॉडल्स पर। तो एजाइल के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स आप कह सकते हो। इसमें से जो दो मोस्टली वाइडली यूज होते हैं वो आपके पास एक तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है और एक आपके पास ये है स्क्रम। ठीक है। अच्छा, ये बाकी भी है, लेकिन ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम आपको हर जगह पे नज़र आएगा। आप मोस्टली वैसे भी सर्च करो ये एजाइल के अंदर सबसे फेमस प्रोसेस मॉडल्स कौन से हैं, तो आपको टॉप पे या स्क्रम दिखेगा, एक्सट्रीम। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को हम आज इंशाल्लाह कवर करते हैं कि इसमें देखते हैं कि इस प्रोसेस में हमें क्या बताया गया है कि काम हमने कैसे करना है। ठीक है। जैसे कि अभी हमने देख लिया कि इंक्रीमेंटल अप्रोच होगी, तो यहाँ पे भी हमारी जो अप्रोच होगी वो इंक्रीमेंटल ही होगी। क्योंकि एजाइल है तो एजाइल के अंदर जितने भी प्रोसेस मॉडल्स आएंगे सबकी जो अप्रोच होगी वो इंक्रीमेंटल होगी। ठीक है। तो इसका हम वर्किंग फ्लो देख लेते हैं। ठीक है। और इसके वर्किंग फ्लो में देखो कि हमने क्या काम करना है। अच्छा, स्टार्ट क्या कहाँ से होगा? स्टार्ट आपका ये जो प्रोसेस मॉडल है वो आपका स्टार्ट होगा प्लानिंग से। ठीक है। अच्छा, अब प्लानिंग में उन्होंने हमें कुछ, आप अगर देखो प्लानिंग के ऊपर, तो यहाँ पे हमें उन्होंने कुछ गाइडेंस दी हुई है। नंबर वन आपको नज़र आ रहा है यूज़र स्टोरीज। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये यूज़र स्टोरीज क्या है। नंबर टू, प्लानिंग में हमने क्या करना है? एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है। और नंबर थ्री, इटरेशन प्लान। तो प्लानिंग के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। ठीक है, जो हमने करना है प्लानिंग में। यूज़र स्टोरीज, आपके पास एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया एंड इटरेशन प्लान। ठीक है। इटरेशन प्लान में ये है कि हम ये देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमने कितनी इटरेशंस में बनाना है। 4 इटरेशंस, 5 इटरेशंस, 6 इटरेशंस, डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है हमारी टीम पर, कितनी बड़ी टीम है, कितनी जल्दी लाइक इटरेशंस 2 वीक में हम एक काम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये फैक्टर्स जो है ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा जो चीज़ है यूज़र स्टोरीज। अब ये क्या चीज़ है, इस पे भी हम आते हैं। यूज़र स्टोरीज का मतलब ये है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को हमने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज कि जो हम जिस लेट्स से फर्स्ट इटरेशन है हमारी, उस फर्स्ट इटरेशन में हमने क्या बनाना है उसकी यूज़र स्टोरीज हम देखेंगे और उसकी यूज़र स्टोरीज हम लिखेंगे। यूज़र स्टोरीज अभी आपको बताता हूँ, उससे मतलब ये है कि लेट्स से
एज अ यूज़र आई वांट टू लॉग इन, ठीक है, एंड आफ्टर लॉग इन मैं ये करना चाहता हूँ। इस तरह से हम स्टोरी की फॉर्म में लिखेंगे अपनी उस इटरेशन की रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें दैट इज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये है कि वो जो यूजर स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा। इसका मतलब ये है कि हम एक रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं, उसके साथ साथ हम उसका टेस्ट केस भी लिख रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, इसको टेस्ट हम कैसे करेंगे। बात समझ आ रही है। प्लानिंग की फेज को देखते हैं। नहीं, ये यूजर स्टोरीज इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, जैसे वहाँ पे हम यूज केस करते थे ना, यूज केस, ठीक है, फिर एक यूज केस के लिए हम फिर एक्टिविटी डायग्राम बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब चूंकि हमने आपको अगर एजाइल के आप वो देखो प्रिंसिपल्स, तो उसमें कहा था कि ज़्यादा जो फोकस है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर पर है और रादर देन के कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। अब कंप्री वो जो हम यूज केसेस और फिर एक्टिविटीज और इतनी ज़्यादा करते तो वो कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन में आती है। तो हमने इतनी ज़्यादा यूज केसेस और वो नहीं बनाने, क्यों? क्योंकि इस जो प्रोसेस मॉडल है एजाइल, इसका काम ये है कि हमने रैपिडली कुछ सॉफ्टवेयर बना के देना है, ठीक है। तो रैपिड फास्ट प्रोसेस आपका तभी होगा कि जब आप बस काम स्टार्ट करो और प्लानिंग, थोड़ी बहुत प्लानिंग की और काम किया। अब अगर हम उन चीज़ों में चले जाए, यूज केसेस और एक्टिविटीज और फिर वो जो जितनी यूएमएल की डायग्राम, स्टेट डायग्राम, तो उसमें हमारा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो रिकमेंडेशन, उन डायग्राम्स की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी गई। तो एनालिसिस या प्लानिंग की फेज में हमें क्या कहा गया कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, उस सिचुएशन को, उसको लिखो इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ठीक है। जैसे एक यूज केस है डाउनलोड एंड प्रिंटिंग एन आर्टिकल, ठीक है, एक आर्टिकल को डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट करना है। तो अब ये सिनारियो कैसे होगा, वो सारा एक स्टोरी की फॉर्म में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट यू सिलेक्ट द आर्टिकल दैट यू वांट टू दैट यू वांट फ्रॉम अ डिस्प्ले लिस्ट, यू देन हैव टू टेल द सिस्टम हाउ यू विल प्ले, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको स्टोरीज की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे एक यूज केस था और यूज केस के लिए एक एक्टिविटी डायग्राम हम बनाते थे ना, तो उसके लिए आप देखो उस यूज केस और एक एक्टिविटी डायग्राम, उसके लिए जो है वहाँ पे हमारे पास आप लेट से कह लो कि हमारे पास एक स्टोरी कार्ड आ गया, ठीक है। वो थोड़ा ग्राफिकली था, ये ग्राफिकली नहीं, ये नेचुरल लैंग्वेज में आपके लिखा हुआ है, ठीक है। तब आप देखो आपके पास इस तरह से बहुत सारे स्टोरी कार्ड्स बनेंगे। अब आपका, जैसे वापस उस डिज़ाइन पे मूव करते हैं, अब हमारा ये काम है कि हम देखेंगे कि हम ये कितनी स्टोरीज जो है ना, ये एक इटरेशन में कवर कर सकते हैं। मतलब कितनी स्टोरीज हम एक इटरेशन में कवर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो लिखा है कि इटरेशन प्लान, तो लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास 10 इटरेशन प्लान्स हम निकाल लेट से, और हम कहते हैं कि हमारे पास 100 यूजर स्टोरीज हैं, ठीक है। 100 यूजर स्टोरीज है, और हम कहते हैं कितना इटरेशन प्लान हो, तो हम कहते हैं लेट से हमारी टीम 4-5 बंदों की है, तो हम वैसे ही एस्टिमेट करते हैं। हम कहते हैं कि 4-5 बंदे हैं, तो वो जो एक हमारा जो इटरेशन है वो लेट से हम कहते हैं 2 वीक्स का है। एक इटरेशन हमारा 2 वीक्स का है, ठीक है। अब 2 वीक का एक इटरेशन है, तो हम कहते हैं कि हम 4 बंदे 2 वीक्स में कितना काम कर सकते हैं। तो हम लेट से हम कहते हैं कि 10 स्टोरीज को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो इटरेशन प्लान होगा उसमें ये होगा कि वी हैव 10 इटरेशंस, और हर इटरेशन में हमारे पास 10 स्टोरीज होंगी, ठीक है। तो अब हर इटरेशन में आप 10 स्टोरीज को आप क्या करोगे, बना के दोगे। 10 स्टोरीज की जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ना, वो फंक्शनैलिटी आप बना के दोगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्लानिंग। अब ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, इसमें भी डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन में यहाँ पर हमें क्या सजेस्ट किया गया है, डिज़ाइन पे हमें यहाँ पर सजेस्ट किया गया है CRC कार्ड्स, ठीक है। क्लास डायग्राम की तरह ही CRC मींस क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम, कि आप स्टोरीज लो, जितनी स्टोरीज आपने बनानी है, और उसके बाद आप उसका डिज़ाइन करो। डिज़ाइन कैसे करो? बाय यूजिंग CRC कार्ड्स। CRC कार्ड्स क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं। अच्छा,
अच्छा सॉरी, एक चीज रह गई है, सीआरसी से पहले एक चीज और रह गई है, दैट इज एक्सेप्टनेस टेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लानिंग में है। अच्छा, ये एक्सेप्टनेस टेस्ट क्राइटेरिया का मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं वो है टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमने अब देखो हर चीज चूंकि एजाइल है, रैपिड डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो हम कहते हैं कि हम यूजर स्टोरीज के साथ ही हम उसका एक्सेप्टनेस क्राइटेरिया भी लिख दें, उसका टेस्ट केस भी लिख दें। ठीक है, तो टेस्ट केस की मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखो, आपके पास ये एक यूजर स्टोरी कार्ड है। ठीक है, अच्छा देखो, टास्क वन ये था कि इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल वर्कफ्लो, टास्क टू है आर्टिकल कैटलॉग एंड सिलेक्शन, टास्क थ्री या स्टोरी स्टोरी कार्ड थ्री ये है इम्प्लीमेंट पेमेंट कलेक्शन। ठीक है, ये हमारी लेट्स से डिफरेंट स्टोरीज थी। ठीक है, हमने हर इटरेशन में इन स्टोरीज को बनाना है। अब साथ साथ हमने ये करना है कि ये जो लेट्स से हमारे पास ये स्टोरी है, इसमें जो फंक्शनैलिटी हमने अचीव करनी है उसका वो तो चलो आपके डेवलपर्स बना देंगे, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो साथ ही हम स्टोरी कार्ड्स के साथ ही हम उसका टेस्ट केस भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है टेस्ट के साथ लिखने से, कि यहाँ पे डेवलपर साथ साथ बना रहे हैं और साथ साथ उसके पास टेस्ट कार्ड्स भी हैं या टेस्ट केसेस भी हैं, और यहाँ पे उसने बनाया साथ साथ उसने टेस्ट किया। ठीक है, नॉर्मली हम इस अप्रोच से नहीं चलते। ट्रेडिशनल को देखो आप, सारा कोड हो जाता है उसके बाद फिर उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, या एक मॉड्यूल बन गया उसको फिर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जो फंक्शनलिटी अचीव करनी है उसके साथ हमें टेस्ट केस भी मिल गया है यहाँ पर एजाइल के अंदर। ठीक है, तो जब हम प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के बाद जो डिज़ाइन आएगा, और डिज़ाइन के बाद जब वो कोड डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर के पास रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, उसके साथ उसके टेस्ट केसेस होंगे और साथ उसमें क्लासेस और क्लास डायग्राम होगी। ठीक है, तो वो इसको बनाएगा। तो आप देखो, टेस्ट क्रेडिट कार्ड वैलिडिटी, ये जो पेमेंट है, लेट से अगर पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रही है, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़े से मिस प्रिंटिंग है, और बाकी आप देखो टेस्ट में कि चेक दैट ऑल बाइट्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट्स। ठीक है, चेक दैट द मंथ लाइज बिटवीन 1 and 12। ठीक है, एंड ईयर इज ग्रेटर और इक्वल टू करंट ईयर using the first four digits of the credit card number. Check that the card issuer is valid by looking up the card issuer table. Means कि अब कार्ड वैलिडिटी को चेक करने के लिए जो जो आपके ऑपरेशंस हैं वो हमने इस कार्ड्स में लिख दिया। ठीक है, तो हर स्टोरी कार्ड के साथ आपका एक टेस्ट केस भी होगा, या अब डिपेंड करता है, स्टोरी कार्ड में फंक्शनलिटी ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है कि आपके पास स्टोरी का साइज कितना है, स्टोरी में कितनी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो ये स्टोरी कोई हट की चीज नहीं है। ठीक है, कि आपको ये वही यूज केसेस है, उसको जस्ट हमने नेचुरल लैंग्वेज में लिख दिया और साथ ही हमने उसका टेस्ट केस लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो प्लानिंग में हमने तीन काम किए। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ये एजाइल के अंदर या इस प्लानिंग के अंदर, तो आप देखो आपको ये जो टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है, इससे आपको ये नजर आ रहा है कि भाई हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप होगा। स्पीड अप कैसे होगा कि जो डेवलपर है उसको हम रिक्वायरमेंट के साथ साथ टेस्ट करने का तरीका है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो अब जब ये टेस्ट केस उसके पास होगा, ठीक है, तो वो टेस्ट केस को बनाने से पहले ही टेस्ट केस को एक बार पढ़ ले, तो ये रिक्वायरमेंट भी उसके माइंड में होंगी कि भाई ये इस तरीके से मुझे जब टेस्ट करना होगा तो ये चीजें भी मैं उसमें ऐड करूँ। ठीक है, शायद ये टेस्ट केस ना हो तो वो कुछ चीजें मिस कर जाए जो इस टेस्ट केस में लिखी है, जैसे ईयर की वैलिडिटी 1 से लेकर 12 तक हो और डिजिट्स 4 डिजिट्स हो, वो डिजिट्स नंबर हो, तो शायद ये वो बनाते वक्त मिस कर दे। लेकिन स्टोरी कार्ड के साथ साथ ये टेस्ट केस भी उसके पास होगा, तो इसको भी वो कोड में उसको भी ये चीजों इन चीजों को भी कोड में वो लेकर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्लानिंग फेज। ठीक है, क्या किया, नंबर वन इटरेशन प्लान। ठीक है, नंबर टू हमने स्टोरीज यूजर स्टोरीज बनाई, और नंबर थ्री हमने प्लानिंग में क्या किया, उन्हीं यूजर स्टोरीज के साथ हमने उसके टेस्ट केसेस भी लिख दिए। ठीक है, ये उसको मैंने डायग्राम में शो किया। टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, तो सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें उसका टेस्ट क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी पता चल रहा है, और प्रोग्रामर कोड करते वक्त ही उस टेस्ट क्राइटेरिया का ख्याल रखेगा कि मैं जो बना रहा हूँ
वो टेस्ट केसेस के या जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसके मुताबिक है कि नहीं, तो हमें इसको दोबारा दोबारा भी टेस्ट करेंगे, लेकिन दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो टेस्ट केसेस उसके पास है। ठीक है, तो वापस आते हैं उस डायग्राम पर जिसमें हमने ये फर्स्ट जो फेज है प्लानिंग का एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग के बाद हम आते हैं डिज़ाइन पर। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक है प्रोटोटाइप्स, स्पाइक सॉल्यूशंस या प्रोटोटाइप उसे कह सकते हैं, और दूसरा है सीआरसी कार्ड्स। ठीक है, ये रिकमेंडेशंस, अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे हमने डिज़ाइन करना है तो सीआरसी कार्ड के थ्रू ही करें। ठीक है, तो हमारी मर्जी हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सीआरसी नहीं करते तो हम क्लास डायग्राम वगैरह यूज़ करें। ठीक है, कुछ भी हम कर सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं। सीआरसी कार्ड्स को देख लेते हैं कि सीआरसी कार्ड्स से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, तो सीआरसी कार्ड्स स्टैंड्स फॉर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन। ठीक है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि हम कार्ड, जो हमारा जो सीआरसी कार्ड है, उसमें ये है कि क्लास डायग्राम की तरह ही है, बस थोड़ी सी उसमें एक एडिशनल चीज़ कर दी है। या आपका टॉप पे यहाँ पे क्लास नेम। ठीक है, इस क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर आपके पास क्या फंक्शंस होंगे। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास कोलैबोरेटर्स हैं। कोलैबोरेटर्स से मतलब ये है कि ये क्लास का किसी और या किस और क्लास के साथ इस क्लास का लिंक है। ठीक है, तो इसको हम एक अगर डायग्राम में देखें। ठीक है, एटीएम सॉफ्टवेयर की वो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट क्लासेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, और उन क्लासेस में आपको लेफ्ट साइड पे उन क्लासेस की फंक्शनैलिटीज नज़र आ रही हैं, और राइट साइड पे आपको उनके कोलैबोरेटर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक जस्ट उनकी रिकमेंडेशन है, ज़रूरी नहीं कि हम इधर यही सीआरसी यूज़ करें। ठीक है, हम यहाँ पे अपने हिसाब से इन ऑब्जेक्ट्स को देख के, जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है, उन ऑब्जेक्ट को देख के हम कोई डिज़ाइन पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे इनहेरिटेंस हमें शायद यूज़ करें, कहीं पे कंपोजिशन यूज़ करें, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बल्कि उससे इस सीआरसी से ज़्यादा बेटर वो है कि हम अपने डिज़ाइन पैटर्न्स को यहाँ पे यूटिलाइज करें। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग हो गई। ठीक है, और उसके बाद डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब देखो इसका जो मेन जो वो है ना, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग या एजाइल का, तो ये डिवाइड एंड कानकर अप्रोच है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल अप्रोच है। इसमें क्या किया है कि इसमें जो पूरा आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको यू इंक्रीमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और एक एक इंक्रीमेंट बना के हम यूज़र को दे रहे हैं। ठीक है, और यूज़र को इंक्रीमेंट देने का मकसद ये है कि वो हमें जब उसको वो यूज़ करेगा, टेस्ट करेगा, तो वो हमें क्या करेगा, उससे हमें फीडबैक मिलेगा, और वो फीडबैक हमारे लिए यूज़फुल है, ताकि जो चीज़ें हमसे मिस हो गई हैं, ठीक है, वो हम उसको नेक्स्ट इटरेशन में जब हम करें तो नेक्स्ट इटरेशन में हम उन फंक्शनैलिटीज़ को भी अचीव कर लें। ठीक है, अच्छा, डिज़ाइन हो गया। ये जितना भी काम होगा ना, ये पूरे सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, ये एक इटरेशन के लिए। ठीक है, तभी देखो इसको यूज पैरेलल में बनाया गया है। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक इटरेशन है। ठीक है, एक यूजर स्टोरी के लिए। ठीक है, एक इटरेशन के लिए, सॉरी, एक इटरेशन के लिए उसमें जितनी भी यूजर स्टोरीज आती हैं, लेट्स से 10 20 वटेवर, जितनी भी यूजर स्टोरीज आती है। ठीक है, तो ये डिजाइन भी एक इटरेशन का होगा, कोड भी आपका एक इटरेशन का होगा। अच्छा, कोड में यहाँ पे नीचे लिखा गया है पेयर प्रोग्रामिंग। ठीक है, पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जितनी भी स्टोरीज है, लेट्स से अगर 5 डेवलपर्स हैं, तो हर कोई एक एक स्टोरी को वो कर रहा है, एक एक स्टोरी को वो कोड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, रीफैक्टरिंग, रीफैक्टरिंग का क्या मतलब है, कोड को रीफैक्टरिंग का वर्ड नहीं सुना पहले, डिजाइन में हमने नहीं देखा था। नहीं, अलग से देखा नहीं, लेकिन डिजाइन के वक्त अक्सर ये वर्ड में यूज करता था, रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग कहते हैं कि अब लेट्स से ये कोड हमने किया। ठीक है, और उस कोड में हमें लेट्स से या कुछ कोड हमें ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट उसमें हमने बनाया,
तो अब उसको रीफैक्टर करना है। रीफैक्टर का मतलब ये है कि कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, और उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को चेंज ना करना, उसके इंटरनल बिहेवियर को चेंज करना, ठीक है। तो रीफैक्टरिंग बेसिकली ये है। तो अगर आप देखो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स या पैटर्न्स, ठीक है, उसके थ्रू हम कोड को रीफैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स पहले भी लेट से, अब देखो मतलब साथ साथ क्वालिटी भी तो हमने वो करनी है ना। ऐसा कोड तो नहीं करना कि जल्दी जल्दी में ऐसा कोड बनाए कि बस कोड बना के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी है। तो यहाँ पे तभी एक लूप लगा हुआ है कि यहाँ पे कोड को हम रीफैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट से हम 3 4 5 बंदों ने मिलकर कुछ कोड किया, और हमें कोड करने के बाद लगा कि यार इसमें हम अगर ये पैटर्न फॉलो करते तो कोड की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती, ठीक है। फंक्शनैलिटी वही रहेगी, उसका एक्सटर्नल बिहेवियर वही रहेगा, लेकिन उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, पेयर प्रोग्रामिंग कैसे होगी? पेयर प्रोग्रामिंग आपकी होगी थ्रू, अगर यूज़र रिमोट है तो गिटहब, और अगर बस गिटहब ही ऑप्शन है और तो कोई वो नहीं है, ठीक है। और साथ साथ अगर हम इसकी वर्जनिंग भी करते रहें, ठीक है, तो वर्जनिंग से भी आपको ये फ़ायदा होगा कि लेट से आपका कोड 3 4 डेज आपने या 2 वीक्स एक उस पर काम किया, उसका आपने एक वर्जन बना लिया, और नेक्स्ट आप उस पे गए नेक्स्ट इटरेशन पे, और आप अब इन दो को जब मर्ज कर रहे हो, ठीक है, मतलब पहले इटरेशन में 10 स्टोरीज बनी, दूसरे इटरेशन में 10 मजीद स्टोरीज। अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम किसी भी टाइम रोल बैक हो सकते हैं। वर्जन कंट्रोलिंग का बेसिकली ये फ़ायदा है। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए भी मैं उस पर इतनी बात नहीं कर रहा। अच्छा, कोडिंग जब आपने कर ली, एक इटरेशन में कुछ स्टोरीज थी वो आपने बना ली, अब उसको कस्टमर को देने से पहले उसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप टेस्टिंग के लिए एक तो ये है कि आपके पास जो प्लानिंग में आपने टेस्ट प्लान बनाया होगा, आप उसको एक बार फिर फाइनलाइज करके चेक करोगे कि भाई इसका जो क्राइटेरिया था उसके मुताबिक है कि नहीं। जब है तो फिर उसके बाद आप इसको रिलीज़ कर दोगे। रिलीज़ से मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर का पहला इंक्रीमेंट बन गया और ये आपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो एजाइल है, एजाइल के अंदर जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस मॉडल है, उसका सारा कंसेप्ट आपके पास ये है कि आपने इटरेशंस में सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। और कुछ उन्होंने सजेशंस दी गई कि भाई आप यूज़र स्टोरीज बनाएं, साथ साथ आप उसका टेस्ट केसेस भी लिख दें, और एक इटरेशन प्लान होगा, फिर उसके बाद आप उसका डिज़ाइन कोड और टेस्ट, ठीक है। थ्योरीज की देख लेते हैं कि इसमें हमने कुछ मिस तो नहीं किया। अच्छा, अभी कुछ यूज़र स्टोरीज मेरे पास हैं, ठीक है। मैं भी आपको वो यूज़र स्टोरीज बताता हूँ कि यूज़र स्टोरीज कैसी हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास जो ग्राफ है ना, कॉस्ट एंड चेंज इन एजाइल, ये ग्राफ को देख के आपको, पहले आप देखो, इसको देखो, आपको इससे कुछ समझ आ रही है कि नहीं, और नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये जो डॉटेड है, ये तो आपके पास आइडियलाइज कर्व है या आइडियलाइज कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग एजाइल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इस एक्सिस पे आपके पास ये डेवलपमेंट कॉस्ट है, और यहाँ पे डेवलपमेंट स्केड्यूल प्रोग्रेस। स्केड्यूल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को फॉलो करके जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, काम आपका आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये है, और यहाँ पे आपके पास जो वो है, उस पर आपके पास डेवलपमेंट कॉस्ट है वाई एक्सिस पे। तो ज़रा इसको देखो कि इससे आपको क्या समझ आ रही है, इससे इस ग्राफ से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो? किसकी? आइडियलाइज को छोड़ दो, आइडियलाइज को मत बीच में लाओ। और ये कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग एजाइल प्रोसेस, और वो जो दूसरा है कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस से आप वाटरफॉल को माइंड में ले आओ। वाटरफॉल और एजाइल का यहाँ पे एक वो बता रहा है, ग्राफिकली उसको बता रहे हैं। इसका क्या मतलब इस ग्राफ का, कासिम?
अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो कन्वेंशनल जो प्रोसेस मॉडल है जैसे वाटरफॉल है, तो वहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट कास्ट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये डेवलपमेंट कास्ट ज़्यादा हो रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज, कि हम जितना आगे फेज में जा रहे हैं चेंजेस को अडॉप्ट करना उतना क्या है, मुश्किल है। जितना हम लेटर स्टेज में जा रहे हैं चेंजेस को अडॉप्ट करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वाटरफॉल में क्या होता है आपके पास, वाटरफॉल में आपके पास पहले एनालिसिस हुआ, उस पर आपने लेट से टाइम स्पेंड किया जितना भी, मान दिया जो भी, उसके बाद आपने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन के बाद आपने उसको डेवलप किया, ठीक है। अब डेवलपमेंट के बाद या डेवलपमेंट के ही स्टेज के अंदर हम हैं, और उस वक्त कोई चेंज हमें नज़र आता है या उस वक्त कोई चेंज यूज़र हमें कहता है कि इस चेंज को अब वो करे, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। इट्स लाइक कि जब एक घर की एक स्टोरी बन गई और अभी वो एक स्टोरी बन के उसके बाद दूसरी स्टोरी बनने वाली थी, उस वक्त कहे कि नहीं इस स्टोरी में आप एक रूम और ऐड करें, तो फिर उसमें फिर हमें चीज़ें इधर उधर करनी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पे कह रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आप देखें स्टार्ट में, तो स्टार्ट में एजाइल की कॉस्ट यहाँ पे देखो जो ये कर्व है ये ज़्यादा बता रहा है, और आखिर में फिर वो जो कर्व है वो इतना ऊपर नहीं जाता जितना कि उसमें आता है। ये इसकी क्या वजह है? मतलब स्टार्ट में रिक्वायरमेंट वाला फेज जो है वो बेटर लगता है, और जो जो आगे जा रहे हैं तो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन एजाइल को देखो स्टार्ट में तो वो उससे वीक लग रहा है हमें, तो इसकी क्या वजह है? मतलब देखिए एजाइल में ये ना कि स्टार्ट में ये जो कॉस्ट है वो इसलिए ज़्यादा है कि स्टार्ट में हम कुछ बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले इंक्रीमेंट में हमने कुछ बनाया, डेफिनेटली पहला इंक्रीमेंट शायद हमारा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक ना हो, ठीक है। तो हमने पहला इंक्रीमेंट बनाया, वो कस्टमर को दिया, उसने कुछ कहा कि भाई ये चेंजेस करें, हमने वो चेंजेस अडॉप्ट की, ठीक है। साथ साथ स्टार्ट में ये चेंजेस अडॉप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होंगी, लेकिन आफ्टर 2 3 4 इंक्रीमेंट्स कस्टमर और जो डेवलपर से एक इंटरेक्शन एक बन जाता है, ठीक है। वो उसकी साइकी में समझ गया कि भाई ये क्या चाहता है, तो उसके बाद इटरेशंस में ये प्रॉब्लम हमें नहीं आती, ठीक है। तो शुरू में चूंकि पहला इंक्रीमेंट है और स्टार्ट है, तो इसलिए उसकी कास्ट यहाँ पे ज़्यादा शो की गई है। उसके बाद इसकी कास्ट आपके पास अ, कम है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। अच्छा, अभी कुछ यूजर स्टोरीज हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं, और उसको देख के आप लोग देखो कि आप लोगों ने काम कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसी इसी एजाइल को ना, इसी एजाइल को स्पीड अप करने के लिए ना हमारे पास ये डेवऑप्स का कंसेप्ट है, ठीक है। अभी हम क्या है इटरेशन में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमने बनाया, टेस्ट किया और डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए ना हमारे पास डेवऑप्स है, डेवऑप्स की टूल्स हैं, ठीक है, एजाइल को ही प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। अच्छा, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, क्लासरूम क्लासरूम का कोड आपको पता है? अच्छा, नहीं, वो हमें जो शेयर हुआ है टाइम टेबल टीचर का उसमें वो कोड लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। एक मिनट है मुझे आप। 6 6 बी है यहाँ पे तो नहीं है। चलो मैं फिर देख के मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अच्छा अच्छा, यूजर स्टोरीज जब आप बनाओ ना,
यूजर स्टोरीज आप, तो उसमें आप आपका जो एक यूजर स्टोरी का फॉर्मेट कह लो, ठीक है, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि व्हाट और व्हाई एंड हाउ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यानी हु, व्हाट एंड व्हाई या हाउ, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे एज अ स्टार्टअप फाउंडर या एज अ यूजर, ठीक है, एज अ यूजर, तो इससे मतलब आता है हु, ठीक है। जैसे यूज केस में हम कहते हैं ना कि यूज केस जब हम बनाते हैं कि हम कहते हैं कि जितने भी हम आपके पास स्टेक होल्डर्स हैं जो जिसने सिस्टम को यूज करना है, ठीक है, तो वहां पे हम उस यूज केस को लिखते हैं, लेट से बैंकर या कस्टमर या पॉलिसी मेकर वट एवर, कि वो ये करेगा या ये करेगा। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमारा फोकस है एज अ स्टार्टअप फाउंडर या एज अ क्या कहते हैं, कुछ भी एज अ बैंकर, ठीक है, या एज अ मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जो उसका वो है ना फॉर्मेट, तो यहाँ पे हमारा फोकस होगा हु पे। हम किसी यूजर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि ये यूजर जो है ये क्या करना चाह रहा है। तो फिर हमने लिखा कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट लाइन में कि आई वांट टू बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट। तब आप देखो ये अब आपकी एक ये यूजर स्टोरी अब आपकी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर रही है, ठीक है, कि एज अ यूजर मैं लॉगिन हो सकूं या मैं एक अकाउंट क्रिएट कर सकूं। तो इस स्टोरी से आपको एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट पता चल रही है, ठीक है। अच्छा, मजीद उसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन सो दैट आई कैन ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। और अब ये तो चूंकि नेट से डॉक्यूमेंट है, कंटेक्स्ट जो भी है, लेकिन इन स्टोरीज को आप देखो कि एज अ लॉगिन या एज अ यूजर आई वांट टू लॉग इन या आई वांट टू क्रिएट एन अकाउंट एंड देन आई कैन डू वट एवर, जो भी हमारे पास जिसके लिए भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज है हमने अचीव करनी है। अब आप देखो ये तो यूजर स्ट्रेटेजी जो आपने 2-3 लाइन में यहाँ पे लिख दी, साथ ही आपको उसका टेस्ट केस भी नजर आ रहा है, ठीक है। टेस्ट केस में आप देखें कि यहाँ पे जो टेस्ट केस के लिए या उसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या है कि एबल टू क्रिएट एन अकाउंट मैनुअली, ठीक है। दूसरा, एबल टू क्रिएट एन अकाउंट विया फेसबुक या वाया गूगल या वाया लिंक्डइन। जैसे होता है ना कि अक्सर आप किसी के थ्रू भी तीनों में से कोई अकाउंट है, तो अब ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इस यूजर स्टोरी का ये हमने बनाया है कि जब आपके डेवलपर या आप डेवलपर इस फंक्शनैलिटी को अचीव करोगे, तो साथ जब उसको हम टेस्ट करेंगे तो उसको टेस्ट हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस क्राइटेरिया के मुताबिक हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले क्या फेसबुक के थ्रू अकाउंट क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ये चेक करेंगे। दूसरा, हम फिर क्या गूगल या जीमेल वगैरह के थ्रू अकाउंट क्रिएट हो सकता है, और तीसरा क्या लिंक्डइन के थ्रू। तो ये इसका साथ साथ यहाँ पे यूजर स्टोरी, उसके साथ उसका टेस्ट केस कि इसको हमने कैसे टेस्ट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप और स्टोरीज देखो, ठीक है, जिसमें आपको देखो तो आपको साथ साथ इंटरफेस डिजाइन भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे आपने यूजर स्टोरी लिखी, उसके साथ आपने टेस्ट केस उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा, ठीक है, और उसके साथ आपने उसका यूजर इंटरफेस की रिक्वायरमेंट भी साथ ही बता दी, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ठीक है, तो ये भी यूजर स्टोरी में हो सकता है, ठीक है, कि आप यूजर स्टोरी लिखो, टेस्ट केस, और साथ आप उसका यूजर इंटरफेस डिजाइन, ठीक है। ये भी आप उन स्टोरीज में कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्टोरीज आपके, अब डिपेंड करता है टीम कैसी है, डिजाइनर कितने हैं, जो भी है। तो ये इसी इसी यूजर स्टोरी और इसी टेस्ट क्राइटेरिया को देख के, इंटरफेस को देख के आपका फिर डिजाइन होगा, और उसके बाद फिर वो डिजाइन आपका जाएगा डेवलपर के पास, ठीक है। तो इसमें बहुत सी यूजर स्टोरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इसको जरा सा देख लेना अपनी लर्निंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो इसी को ही आप यूजर स्टोरी में आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करो। सबसे पहली लाइन में आपका जो फोकस होना चाहिए वो हु पर होना चाहिए, कौन सा यूजर है, ठीक है। तो आप हर यूजर को आप खुद को कंसिडर करो, ठीक है, कि एज अ विजिटर, एज अ वेबसाइट विजिटर, आई वांट टू एबल टू व्यू द साइट इन गूगल all yeah, in all major browsers so that I can use browser that I have installed on my computer। तो एक्सेट्रा डिफरेंट यूजर स्टोरीज हैं, ठीक है। तो आपके पास आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेकंड वीक की जो सेकंड क्लास होगी,
तो उसमें इसी तरह से कोई एक प्रैक्टिस आप लोगों से मैं करवा दूंगा, ठीक है। कोई केस स्टडी, एक एक्टिविटी टाइप होगी, कोई केस स्टडी दे दूंगा, उसका आप इटरेशन प्लान करना, ठीक है, या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के थ्रू या स्क्रम के थ्रू उसकी आप यूजर स्टोरीज लिखोगे, और उसी यूजर स्टोरीज के साथ साथ आप एक टेस्ट केसेस भी लिखोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इट्स लाइक कि आपने एक प्लानिंग करनी है, ठीक है। उस प्लानिंग में आपने नंबर ऑफ इटरेशंस उस केस स्टडी को देख के देखोगे कि भाई इतनी यूजर स्टोरीज बनी, अब इन यूजर स्टोरीज को हम कितने इटरेशंस में हम डिवाइड करें और इसके साथ हम क्या करें, ठीक है। तो वो नेक्स्ट उसमें जब हम इंशाल्लाह स्क्रम पढ़ लेंगे ना, तो स्क्रम के साथ हम उसको स्क्रम की वो बेसिकली वो टास्क होगा स्क्रम से रिलेटेड। तो स्क्रम भी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की तरह ही है, ठीक है। जी जी। नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड करता है आपके पास टीम कितनी है, नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है, आप कितनी इटरेशंस में ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता, या मैं कह सकता हूँ या आप कह लो कि भाई इतनी इटरेशंस होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप देखो कि हमारे पास टीम जो है वो, अगर टीम बड़ी है, इसमें ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा स्टोरीज को एक इटरेशन में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, टाइम तो है। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के? ठीक है, तब पूछोगे। हम्म? नहीं नहीं, आप लिखोगे, देखो कस्टमर तो आपको इस तरह से यूजर स्टोरीज तो नहीं बना के देगा ना, वो उससे आपने वो लिखा, रिक्वायरमेंट्स ली, डेफिनेटली यूजर से आपने कुछ इंटरेक्शन हुआ, वो तो आपने किया। अब आपने खुद से यूजर स्टोरीज बनानी है, ठीक है। खुद आप अपने आप को लाइक वो जो जितने भी यूज केसेस जैसे बनाते थे ना हम, ठीक है, कि इस सिस्टम को कौन कौन से यूजर यूज करेंगे, तो लाइक एज अ विजिटर या एज अ मैनेजर या एज अ अकाउंटेंट आई कैन डू दिस दिस दिस, ठीक है। तो इस तरह सारी आप स्टोरीज बना के रखोगे, जितनी भी स्टोरीज बनती है। फिर उसके बाद आप प्लान करोगे कि कितने इटरेशन प्लान्स में हमें कितनी स्टोरीज बना के देनी चाहिए, ठीक है। जी जी। नहीं नहीं, एक ही चीज, डिफरेंट चीज नहीं, एक ही नाम है। कहीं पे स्टोरी कार्ड कह रहे हैं, कहीं पे यूजर स्टोरीज, तो एक ही चीज है। हाँ, सीएससी कार्ड इज डिफरेंट। अच्छा जी, कोई क्वेश्चंस? ठीक है, पहला वीक है तो काम भी कम है और सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? इसकी वीडियोस आप बना रहे हैं? हाँ, इसकी वीडियो बना रहा हूँ।